अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। और 2024 की कहानी इसार राना की ज़बानी आधी कहानी आपको मैं सुना चुका, आधी कहानी रह गई है। और कहानी को इतनी जानदार इस हवाले से तो नहीं है कि इसमें कहीं बड़े खुशगवारियत है। इस सारी कहानी में आपको अगर कुछ चीज़ मिलेगी तो वो मिलेगी मायूसी, टकराव, सियासतदानों की चपकलिश, इदारों की एक दूसरे से छीना झपटी, एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने की कोशिश। मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि पहले 6 महीने में जनवरी से जून तक में पाकिस्तान को क्या मिला सिवाय अदालती तसादुम के, सियासी जमातों के आपस में एक दूसरे के साथ हेड ऑन होने से, इंतखाबात के दौरान अवामी मैंडेट की तौहीन से, और अब जो इदारे हैं उनकी जानिब से अपने हदूद से तजावुज़ करने की ख्वाहिशात के अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। इस 24 करोड़ अवाम को अगर कुछ मिला तो भूख मिली, गुर्बत मिली, महंगाई मिली और मायूसी मिली। हम पहुंच चुके हैं 2024 के मिड में, आधा साल मैंने पहले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस कर दिया। अब रह गए हैं जून से और दिसंबर तक। ये आज का प्रोग्राम जब आप देख रहे होंगे तो 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा और 2025 का आगाज़ सुबह जब आप उठेंगे तो हो चुका होगा। मेरी खैर फिर भी दुआ है कि अल्लाह करे कि 2025 2024 जैसा ना हो। 2025 में सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, इदारों में को आइन के तहत अपने डोमेन में रह के काम करने का एहसास पैदा हो, ऑफिसर्स के अंदर ये एहसास पैदा हो कि वो अवाम के मालिक नहीं खादिम है, और फिर अदालतों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि ये अदालतें आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पहुंचाई गई। 3 जून 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केसेस में सजाएं कलादम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आमिर फारूक, जस्टिस मेंगल हसन औरंगजेब, उन्होंने इन सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों का जायजा लेने के बाद फैसला सुनाया। 13 जून को इसी महीने में अदालतों ने इमरान खान और उनकी अहलिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया पर जो इद्दत केस था उसमें जो सजाएं थी उन्हें कलादम करार दे दिया, और ये करार दिया कि इमरान खान और बुशा बीबी की शादी जो थी वो कानूनी और शरई तकाज़ों के मुताबिक हुई। ताहम इससे पहले इस केस की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प सूरत हाल आई। जब ये केस अपने झेली अदालतों में तकमील पे पहुंच चुका था और फैसला होना था, तो उस दिन जज साहब ने इस केस के मुद्दई को मौका दिया जो बुशा बीबी के साबिक शौहर, और उन्होंने अदालत में इमरान खान के हवाले से वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद एक किसी महज़िब सिचुएशन में नहीं किए जा सकते, और जो अदालत में कहने बनते भी नहीं थे और अदालत को सुनने भी नहीं चाहिए थे। ताहम अदालत ने तसल्ली से उनकी सारी बात सुनने के बाद जो फैसला दिया वो ये कि मैं ये फैसला नहीं सुना सकता क्योंकि मुझ पे मुद्दई ने अदम एतमाद कर दिया। जो उससे पहले मुद्दई 1 घंटा मुसलसल बोलता रहा, तब अदम एतमाद नहीं हुआ, और ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गया। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशा बीबी को दोनों को इस सज़ा को कलादम करा दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सज़ा को कलादम करार देने के बाद नैब ने तोशाखाना में इमरान खान और बुशा बीबी को फिर गिरफ्तार कर लिया। इसी माह एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमात के हवाले से एक मुतनाज़ा फैसले को बरकरार रखा, और इस फैसले का कहा यह जाता है कि बराह रास्त बेनिफिशरी जो थी वो मुस्लिम लीग नून हुई या उससे वाबस्ता जो लोग थे वो थे। इमरान खान ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दी थी, लेकिन इसके बाद ये तरमीमात जो हैं उनको एज इट इज़ रखा गया। अब आ जाए पीटीआई के तहरीक का। पीटीआई में ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो गई कि वो अपने कप्तान को किस तरह छुड़ा सकते हैं। इस सिलसिले में पीटीआई की क़यादत पहले ही जो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई को छोड़ चुकी थी, या फरार हो चुकी थी, या छापों की नज़र हो गई थी, या गिरफ्तार थी, या जो बचे थे उनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ये कंप्रोमाइज्ड किस्म की क़यादत है और इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसी तरह के राब्ते हैं। इन हालात में सबसे अहम किरदार जो सामने आया वो था केपीके के वजीर आला का गंडापुर साहब का।
गंडापुर साहब को ये, क्योंकि आप बाकी तमाम सूबों में पीटीआई के ऊपर सियासी आज़ादी नहीं थी, पंजाब में गिरफ्तारियां दर गिरफ्तारियां थी, जबकि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मौजूदगी में पीटीआई को इतनी सियासी आज़ादी नहीं थी। अगर आज़ादी थी तो सिर्फ केपीके में थी, और वहाँ के वजीर आला जो गंडापुर साहब थे, ये उनको मुकम्मल आज़ादी थी कि वो पीटीआई का नैरेटिव लेके आगे चलें। कहा जाता है, इल्ज़ाम है कि इस सिलसिले में उन्होंने ना सिर्फ ये कि हुकूमती जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए पीटीआई की जद्दोजहद में, मुजाहरे किए तो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले शरीक हुए और वो गिरफ्तार हुए ने इनामात भी दिए। लेकिन तरनोल के जलसे के अंदर जब वहाँ पहुँचे तो हुकूमत ऑलरेडी उसका मुकाबला करने के लिए अपना प्लान कर चुकी थी, और वहाँ तरनोल में तसादुम पीटीआई का और पुलिस का हुआ, जिसके नतीजे में दर्जनों कारकुन ज़ख्मी हुए, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, और पीटीआई का ये जलसा जो है ये एक बार फिर को बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किए बगैर ख़त्म। अगस्त का महीना इस हवाले से बड़ा तहलका खेज रहा कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत बड़े वाक़यात 3-4 वकूफ़ पज़ीर हुए। सबसे पहले तो ये कि 2 अगस्त को ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान एक निजी प्रॉपर्टी बिजनेस पर छापे के हवाले से ताकत के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें फौज ने हिरासत में ले लिया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ तक बात रहती तो ठीक थी, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो तभी पीटीआई में खलबली देखने में आई, और इस बात को सब ने समझ लिया कि क्योंकि जो गिरफ्तारी के हवाले से ISPR की प्रेस रिलीज आई उसमें ये तो था कि उन्होंने एक निजी प्रॉपर्टी के ऊपर छापे के दौरान ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने दौरान मुलाजमत अपने सियासी जो मामलात हैं उसमें नाजायज़ मुदाखलत की, जहाँ से सबको ये बात समझ आ गई थी कि गिरफ्तारी अपनी जगह पे है, लेकिन असल सूरत हाल कुछ और होने जा रही है। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी अबतरी थी वो उस 8 फरवरी के अवामी मैंडेट के हवाले से थी, क्योंकि उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया, और पीटीआई के मुजाहरे, दूसरी जानिब अदलिया का किरदार, तीसरी जानिब इदारों की का एक ख़ास अंदाज में सोचना, चौथी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो जोड़ तोड़ थी, ये 4-5वीं जानिब अवाम का मुआशी बदहाली, ये 5 चीज़ें जून से, वैसे तो ये जनवरी से ही शुरू हो गई थी 2024, लेकिन जून से ये आगे बढ़ना शुरू हुई। और इसकी कहा यह जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से अपने किरदार को दुरुस्त समत लेके जाता, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने किरदार को जानिबदारी के धब्बे से बचा लेते, तो पाकिस्तान में इस अदम इस्तेहकाम इस सतह पे नहीं बढ़ता। इस हवाले से मैंने राब्ता किया इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल कंवर दिलशाद साहब से, ताकि मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकूं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कंवर साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ऊपर रोल था वो भरपूर तरीके से अपना अंदाज से इस्तेमाल किया, तो उन्होंने क्या कहा? इसमें जो फार्म 45 और 47 की जो बहस शुरू हुई या मुतनाज़ा बनाया गया, इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो अदलिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिटर्निंग ऑफिसर मुहैया ना करने की वजूहत बनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माजी के रवायात को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को खत लिखे कि हमें आप अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनकी खिदमात मुहैया की जाए, लेकिन चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्हें वजूहत पेश की कि हमारे पास मुकदमात के अंबार लगे हुए हैं, तो हम इनकी खिदमात आपको नहीं दे सकते। उस पर लामहौला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दूसरी ऑप्शन वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिटर्निंग ऑफिसरान की खिदमात हासिल कर दी। इसी दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा
कि जी आइंदा के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने वो फैसला दिया कि तमाम रिटर्निंग अफसर जो हैं वो अदलिया से लिए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम अदलिया से रिटर्निंग अफसरान की खिदमात हासिल कर ली। लेकिन चंद रोज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया, कालदम करार दे दिया, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन दोहराई पे खड़ा हो गया और लामहौला उन्होंने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो स्टाफ देना पड़ा। तो ये जो आप 45 और फॉर्म 47 का जो मुतनाज़ा पैदा हुआ वो हमारी अदलिया का ना होने की वजह से हुआ। अगर अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर आ जाते तो ये मसला पेश ना आता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होता कि कवानीन क्या है, इलेक्शन लॉ क्या है, इलेक्शन एक्ट क्या है। तो उनसे गलतियां हो गई, कोताही हो गई, चश्मपोशी हो गई, और वो सही तरीके से फॉर्म 47 और 45 को नहीं समझ सके, जिसकी बिना पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो गए। इसमें हमारे लिए हैरानगी की बात यह है कि जब 1988 से लेकर 2018 तक तमाम रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से आते रहे, तो इस 2024 की इलेक्शन में क्या ऐसी कबात पैदा कर दी कि जनाब तकरीबन 750 का स्टाफ था पूरे पाकिस्तान से, और वो 1 महीने की खिदमात थी, तो वो उनको नहीं दी गई, जिसकी बना पर ये इलेक्शन जो था वो मुतनाज़ा हो गया। कंवर साहब, ये तो बात आपकी मैं समझ गया, लेकिन ये बताएंगे पीटीआई से जो उनका इंतखाबी निशान छीना गया, आप समझते हैं कि वो आइन के और इलेक्शन कमीशन के बायलाज के मुताबिक था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है, बार बार पेश करता रहा कि तहरीक इंसाफ ने जो सिंबल का जो मसला पैदा हुआ वो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है सेक्शन 215 और 210 और 209, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी अपने सालाना गोशवारे ना जमा करा सके या फॉरेन फंडिंग का कोई मसला ना पेश हो जाए, या तीसरी बात यह थी कि जनाब आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी मैंडेट है। तो अब 5 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार खत लिखे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, कि आप अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने 1 साल की मोहलत मांगी कि जो कोरोना की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो 1 साल की मोहलत दे दी। 1 साल के बाद दोबारा फिर उनको तवज्जो मौजूद करवाई, तो उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, और जब वो इंतखाबात करवाए तो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो चैलेंज हो गए, और जो हमारा एक कानून है इलेक्ट के रूल के मुताबिक वो इलेक्शन नहीं थे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उन इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, जिसकी बना पर चूंकि वो अब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे सेक्शन 209 के तहत और साथ साथ 215 के तहत, तो उन्होंने वो सिंबल वापस लेने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास थे, उन्होंने सिंबल वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी जजों ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया, और उन्होंने सिंबल जो है वो वापस ले लिया गया। अब जहां फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, क्योंकि आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन्होंने दरखास्त जो थी इलेक्शन कमीशन की मंजूर कर ली, और वो आपका सिंबल जो था वो वापस ले लिया गया। तो सबसे पहली बात ये पार्टी को भी चाहिए, जब वो जमहूरियत के बारे में बात होती है तो एक्ट और कानून के मुताबिक चलें। उन्होंने क्यों नहीं इंतखाबात करवाए? 2017 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने पार्टी के इंतखाबात नहीं करवाए। मैंने सारा केस पढ़ा हुआ है, और मैं उनके सामने तमाम मामला को बड़े बारीकी से देखा है, इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। अब वो ना होने की वजह से सिंबल वापस ले लिया गया, और सिंबल वापस लेने के पर ज़ाहिर है उन्हें बड़ी दिक्कत भी आई, तकालीफ उठानी पड़ी। सिंबल जो थे वो आम से दिए गए, वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किए गए, तो आज वही झगड़ा पैदा हो रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो बाद में वो सुन्नी तहत कौंसिल में चले गए। लेकिन सारा मसला ये हुआ है कि पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। कंवर साहब, जैसे आपने ये इस बात का तो एतराफ़ किया कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर उंगलियां उठी हैं, तो आप समझते हैं कि राजा सिकंदर साहब नाकाम हो गए? वो जो गैर जानिबदारी है इलेक्शन कमीशन की, उसको बरकरार रखने में या उसका तासुर बरकरार रखने में? देखा जी, हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें तो मैं तो इसमें ज़ाहिर है कि मैं 6-7 साल तक इसका फेडरल सेक्रेटरी भी रहा,
लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो हमेशा मुतनाज़ा रहे, उन पर तनकीद की गई, उनकी गैर जानबदारी पर हर्फ आया। ये तो हमारा एक इलेक्शन की हिस्टोरिकल फैक्ट है कि तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो हमेशा उन पर तनकीद की गई। एक 2008 के जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त काजी फारूक साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तनकीद की जद में नहीं आए, उन्होंने बड़ी गैर जानबदारी से इंतखाबात करवाए और तमाम सियासी पार्टियों ने उसको तस्लीम किया। लेकिन बाकी जितने भी चीफ इलेक्शन आते रहे उनकी तमाम कंडक्ट को लोगों ने कंट्रोवर्शियल कहा, उनको तस्लीम नहीं किया, उनको तनकीद की गई। तो अब ज़ाहिर आइंदा भी जो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो वो इसी तरह तनकीद की जद में रहेगा, क्योंकि जो मौजूदा 22वीं 21वीं अमेंडमेंट के बाद जो चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का जो तरीकेकार है, अब 26वीं अमेंडमेंट भी आ गई है, उसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यानी वो आपको पार्लियामेंट के जो है 6 अपोजिशन के 6 गवर्नमेंट के उन्होंने उसका इंतखाब करना है चीफ इलेक्शन कमीशन का, तो ज़ाहिर है वो अपने सियासी झुकाव को देखते हुए वो अपना फैसला करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम से सही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट, मेंबर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट, जिसकी बना पर जो भी कोई चीफ इलेक्शन कमीशन आएगा तो वो इसी तरह की तनकीद की जद में रहेगा और हारने वाली पार्टी कभी उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल 2008 के तो इंतखाबात ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन 2013 के इंतखाबात वो भी कंट्रोवर्शियल बने। आप 2018 के इलेक्शन में भी RTS बैठ गया, उस पर भी तनकीद होती रही। अब 2024 के इलेक्शन के बाद ऐन मौके के ऊपर जो है वो भी हालात ऐसे पैदा हुए, फारूक 45 और 47 का तराजा खड़ा हो गया। तो ये तो हमेशा इस तरह रहेगा। इसका एक ही हाल है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आए और उसके मुताबिक जो है इंटरनेशनल फार्मूले के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, तो फिर किसी न किसी हद तक ये जो तनकीद होती है चीफ इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट पर और इलेक्शन की गैर जानबदारी पर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वही पाकिस्तान के वाद हाल है आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, और एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद अभी सिलसिला थमा नहीं है, मैं अगस्त तक पहुंच गया हूं। आप जनरल फैज़ गिरफ्तार हो चुके हैं और अदालतें इमरान खान के लिए बहुत सारे नए मुकदमात की समाअत करने जा रही हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी और गंडापुर साहब का किरदार बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और पार्टी के अंदर बुशरा बीबी साहिबा की मुदाखलत के हवाले से दबी दबी आवाज़ें उठ रही हैं, जबकि गंडापुर साहब के किरदार के हवाले से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई थी उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में इस साल दहशतगर्दी के वाक़यात में बड़ी तादाद में हमारा जानी और माली नुकसान हुआ, और दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने और हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने भी खारजियों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को तेज़ किया। DGI-SPR के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल खारजियों के ख़िलाफ़ कुछ सैकड़ों ऑपरेशन किए और उनमें एक बड़ी तादाद में वतन दुश्मन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। दूसरी जानिब पारा चनार कर के अंदर जो मामलात थे वो भी बिगड़ते चले गए, जो हनूज़ अभी तक कराची में धरना जारी है। मेरे गुफ्तगू के दौरान तक कराची के 12 मुकामात पे धरना था और पुलिस और धरना दोनों आमने सामने खड़े हैं, और मेरी दुआ है कि नए साल में कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसका आगाज़ ही एक बुरे अंदाज में हो। बहरहाल चीनी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन पे हमलों का सिलसिला नहीं रुक सका, और ये कहा जा रहा है कि कुछ हमलों में खुद हमारी नेग्लिजेंस भी शामिल थी। हमारा जो सिक्योरिटी का स्टाफ था वो उस तरह नहीं कर पाया था। अच्छा, इस पे चीन की जानिब से भी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल इस साल देखने में आया। आपको याद होगा कि चीनी लीडरशिप पाकिस्तान आई थी और उसने यहाँ पे आके चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमलों के हवाले से खासा दबे दबे लफ्ज़ों में एहतजाज भी किया था, और यहाँ तक कहा था कि वो इनकी हिफाजत के लिए अपनी एक फ़ोर्स जो है वो यहाँ रखना चाहते हैं, जैसे किसी दौर में ब्लैक वाटर पाकिस्तान में काम करती रही थी। ताम अभी तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर एयरपोर्ट जो है फ़ाल हो चुका है और अब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए भी अवेलेबल है। और अभी इस माह आपको याद होगा दिसंबर में हमने उसे पूरी तरह ऑपरेटिव कर दिया, और ये चीन के ताउन से हुआ।
बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हमारे कहाँ गए इस 24 में, इस पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिर मैं आता हूँ अपने पॉलिटिकल, अब मैं फिर आता हूँ अपने पॉलिटिकल जो सफ़र था उस पे। बात हो रही थी केपीके की और उसके वज़ीर आला गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब इस साल सबसे ज़्यादा इमरान खान के बाद पीटीआई की लीडरशिप में डिस्कस हुए। ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद के एक धरने के दौरान अचानक वो केपी हाउस से गायब हो गए और कई घंटे उनका पता नहीं चला, जिसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप ने ये कहना शुरू किया कि उनको अगवा कर लिया गया है। और फिर अचानक वो केपी के असेंबली में नमूदार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले भी एक दफ़ा इसी तरह गायब हो चुके हैं और जब एक एहतजाज के दौरान केपी से काफिला चल रहा था इस्लामाबाद के लिए तो उसके दरमियान भी अचानक वो उनकी गुमशुदगी नोट की गई थी। ताहम जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके साथ तो बड़ा एक मिसहैप हो गया और वो जिस तरह वहाँ से फरार हुए केपी हाउस से, फिर वो जिस तरह पैदल भागते रहे, पहाड़ों पे चढ़ गए, पनाहें लेते रहे, फिर वो एक ब्यूरोक्रेट के पास गए जो उन्हीं का मातहत था, उससे कहा कि मुझे पेशावर पहुंचा दो, उसने हाथ खड़े कर दिए और वो फिर बसों में बैठ के, वैगनों में बैठ के पहुंच गए। पूरी एक फिल्म थी जो उन्होंने चलाई और उस फिल्म के ऊपर ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा खुद बता रहा है कि वो खुद यकीन नहीं कर रहे। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का किरदार भी सामने खुल के आया। बुशरा बीबी की जमानत के बाद पेशावर गई और पेशावर में डेरा डाल लिया और उन्होंने पार्टी इजलासों में शिरकत करना शुरू कर दी, जिस पे पार्टी की लीडरशिप ने कहना शुरू कर दिया कि अगर बुशरा बीबी ने पार्टी को हेड करना है तो फिर पार्टी कैसे चलेगी। और तीसरी जानिब इमरान खान की बहनें थी जो मैदान में थी, गिरफ्तार हुई, वो जेल गई, फिर बाहर आई, फिर मैदान में खड़ी हो गई। और आपको याद होगा कि हसन न्याजी इमरान खान के भांजे हैं और उनकी एक बहन आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं सड़कों पे। और कहा यह जाता है कि उन्होंने इस गिरफ्तारी पे भी ये कहा कि अगर मेरे बेटे को सज़ा हुई है तो कोई बात नहीं, कौम के और बहुत सारे बच्चे भी सज़ाएं भुगत रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन देखने में आई। इसी दौरान पीटीआई की कुछ लीडरशिप ने वापसी की कोशिश भी की। फवाद चौधरी साहब मैदान में आए और फवाद चौधरी साहब के हवाले से खुद पीटीआई की लीडरशिप जो मौजूदा थी उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में नहीं खुल के इजहार करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के साथ चपकलिश जो थी वो बढ़ती चली गई। ताहम कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जाके फिर बिलाखिर इमरान खान से मिल लिए। फवाद साहब के भाई फैसल चौधरी इमरान खान के वकील हैं और फिर फवाद चौधरी का कहा जाता है कि कई घंटे इमरान खान के साथ वो गुफ्तगू करते रहे। यकीनन फवाद चौधरी की जो ये वापसी थी उसे मानी खेज करार दिया जा रहा था क्योंकि कहा यह जाता है कि फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। दूसरी जानिब इमरान खान किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नज़र नहीं आए इस साल। उन्हें सजाएं हुई, उन्हें कैद हुई, उन पर नए मुकदमात बने, लेकिन इमरान खान मुसलसल यही कहते रहे कि ना मैं डील करूँगा और ना मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा। जबकि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि अगर 9 मई पे इमरान खान कोई एक माफ़ीनामा दे दें, कह दें तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते, लेकिन ये सिलसिला नहीं ख़त्म हो सका। इस वक्त जब ये आज साल मुकम्मल हो रहा है, इमरान खान को गिरफ़्तार हुए तकरीबन 2 साल हो गए और वो अभी तक जेल में है। जबकि राना सनाउल्लाह और पार्टी क़यादत नून लीग का ये कहना है कि हम तो चाहते हैं कि इमरान खान हाउस अरेस्ट हो जाएं, वो चले जाएं बनी गाला, लेकिन इतलात यही है कि इमरान खान इस बात को मानने पे तैयार नहीं है। दूसरी जानिब मैं जैसे आपको बताता रहा हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट करीब आ गई है और उसके बाद नए चीफ जस्टिस का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी के एतबार से नए चीफ जस्टिस होने थे। यहीं से हुकूमत को ये फ़िक्र लाक हुई क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसले दिए और जिस तरह उन्होंने एक बाजी ही पलट दी ये कह के कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं और पीटीआई को मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक हनूज़ वो नशिस्तें उन्हें नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे जो कि लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें खुद काजी साहब भी शामिल थे, अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। और मेरा ख्याल है कि ये साल इस हवाले से भी एक बदकिस्मत है कि हमने पिछले साल की तरह इस साल भी सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ उन फैसलों को माना जो हमारे हक में जाते थे। और ये हक में किन के जाते थे इस पे मैं आपसे क्या कहूँ,
पाकिस्तान में जिस तरह के अदारों की मुदाखलत और जिस तरह के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कहानियाँ हैं और इल्ज़ामात हैं, वो सब के सामने हैं। यहाँ से 26वीं तरमीम का एक आगाज़ हुआ कि किसी तरह 26वीं तरमीम लाई जाए। दूसरी जानिब फौरी तौर पे इमरान खान को उन 25 दिनों के लिए किसी से भी मिलने के लिए पाबंद कर दिया गया कि वो नहीं मिल सकते, और इमरान खान की जो बहनें थी उन्हें एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब 26वीं तरमीम को लेके आगे बढ़े, लेकिन वो नाकाम हो गए और एक शोर मचा कि अब 26वीं तरमीम नाकाम हो गई क्योंकि सियासी जमातों ने उनका साथ नहीं दिया। फजलुर रहमान साहब ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की। अचानक इसके बाद अक्टूबर में ही सामने आते हैं बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो ये ऐलान करते हैं कि 26वीं तरमीम वो हर हाल में मंजूर कराएंगे चाहे कुछ हो जाए। ये उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अपोजिशन प्यार से मान जाती है तो ठीक, नहीं तो हम डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वीं तरमीम के हवाले से सबसे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान सामने आए मुखालफत में, क्योंकि PTI को तो घास नहीं डाली जा रही थी। और एक सिलसिला रहा कि मौलाना के घर कभी PTI का वफद आता था, कभी नून लीग का आता था, कभी पीपल्स पार्टी का आता था, और मौलाना का घर जो था वो अमाजगा बन गया था, एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट के तौर पे सामने आ गया था। ताहम 26वीं तरमीम जो है वो गजवज के मंजूर हुई, और PTI के कुछ अरकान ने भी अपना ज़मीर बेचते हुए उसके हक़ में वोट दिया। यूँ ये तय हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, बल्कि एक जुडिशल कमेटी बना दी गई जिसमें हुकूमती अरकान भी शामिल थे और उनकी अक्सरियत थी। उन्होंने ये फैसला करना था कि आइंदा चीफ जस्टिस कौन हो। 26वीं आईनी तरमीम के जो अहम नुकात थे मैं वो ज़रा आपसे शेयर करता हूँ। एक तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत इसमें बढ़ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल मुकर्रर कर दी गई, और ये कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस इस मुद्दत के दौरान रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचता है तो भी इसे 3 साल की मुद्दत मुकम्मल करने का बाद रिटायर्ड समझा जाएगा। इस तरमीम के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब को 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई, और वो पाकिस्तान के पहले सिपहसालार ठहरे जिन्हें 26वीं तरमीम के ज़रिए मुद्दत मुलाजमत की तोसी हासिल हुई। 26वीं तरमीम के में जजिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तय किया गया, आइनी बेंचों की तश्कील तय की गई, आज खुद नोटिस के इख्तियार पर बात हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी के हवाले से तय हुआ। 26वीं तरमीम मंजूर होने के बाद एक बैनुल अक़वामी प्रेशर जो था वो देखने में आया, और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ फ़ोल्कर तर्क ने भी तशवीश का इज़हार किया। इसी तरह इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के जो माहिरीन कानून थे उनकी जानिब से कुछ सवाल उठे। बरतानिया ने तो इस पर बाकायदा गुफ्तगू भी की, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने आउट ऑफ द वे एक ख़त भी उन लोगों को लिखा। यूँ ये सिलसिला अदालत का चलता रहा और 26वीं तरमीम मंजूर हो गई। इत्तलात ये है कि 27वीं तरमीम पे भी किसी मुनासिब वक्त में काम सामने आ जाएगा। सबसे तहलका खेज चीज़ जो थी वो ये थी कि काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान से बाहर गए, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वो एक बेकरी में गए जहाँ पे बेकरी में काम करने वाले एक कारकुन ने उनके साथ खासी बदतमीज़ी की। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। काजी साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए तो लंदन में भी उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस पे नून लीग ने बाकायदा एक दरख्वास्त भी दी। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने इस पे बाकायदा दरख्वास्त दी, लेकिन बाद में ये तहकीकात ख़त्म हो गई और ये कहा गया कि ऐसी कोई इतना बड़ा मामला नहीं हुआ कि गाड़ी को नुकसान पहुँचा या कुछ इस तरह, सो वो तहकीकात ख़त्म हो गई। दिलचस्प चीज़ ये कि काजी फाइज ईसा ने अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और उनके साथ ही नवाज शरीफ साहब भी चले गए। वो वापस आ गए। वापस आके उनका क्या सियासी किरदार रहा इस पर बात करूंगा। रिटायर्ड जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद जो एक भौचाल आया, फिर 9 मई के हवाले से आखिरी साल के आखिरी अशरे में जिस तरह सजाएँ हुई, और 9 मई के हवाले से DGISPR ने एक दफ़ा फिर एक बार नहीं कई बार कहा कि जो उनके असर हैंडलर्स हैं उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। इस पे बात करूंगा, और इस पे बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान आज जब 2024 ख़त्म हो रहा है
तो हम कोई एक कदम भी आगे बढ़ा सके या नहीं। एक ब्रेक लिए। वेलकम बैक जी। और 26वीं तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ क्वार्टर से सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया गया और ये कहा गया कि 26वीं तरमीम को मनसूख किया जाए, लेकिन ये मामला हनूज अभी चल रहे हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अख्तर और जस्टिस मुनीब ने ख़त लिखे और ख़त लिख के उन्होंने ये कहा कि जब तक 26वीं तरमीम का मामला हल नहीं होता वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। ताहम इस तमाम तर एहतजाज और जस्टिस मंसूर और मुनीब साहब के आइनी जंग के बावजूद जस्टिस आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। सदर मुमलिकत ने उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यूँ पाकिस्तान को एक नए चीफ जस्टिस मिल गए, जस्टिस याहिया आफरीदी। इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया आफरीदी को भी ख़त लिखे और उन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से, बेंचों की तश्कील के हवाले से, सीनियरिटी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमेटी के लिए फिर एक दिलचस्प चीज़ देखने में आई कि उसमें वोटिंग की गई और जस्टिस अमीनुद्दीन को मुंतखब कर लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद अपने आप को वोट दिया। वो जो एक शेर जॉन एलिया ने शायद किसी और रम्ज़ में कहा था कि खुद ही दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का से मैं निकल आया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद ही अपने आप को वोट दिया और खुद ही कमेटी के सरबराह बन के निकल आए। यूँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के अंदर इस साल कोई एक ऐसा फैसला नहीं हो सका जिससे ये समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट अपने आज़ादाना आगे बढ़ने का फ़ैसला कर चुकी है। जजेस के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए निजी ज़िंदगी में मुदाखलत के हवाले से इदारों से, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सका, कोई एक फ़ैसला नहीं आ सका। इसी तरह अभी तक हनूज़ तमाम तर उसके बावजूद भी इलेक्शन के हवाले से बनने वाले ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काम नहीं कर सके। धमाका खेज़ इख्तिताम इस साल का ये हुआ कि 9 मई में फ़ौजी अदालतों ने, उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि फ़ौजी अदालतों को फ़ैसले करने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन ये कहा कि ये फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होंगे, जो खुद एक इससे बहुत दिलचस्प बात है कि अगर उनके फ़ौजी अदालतें फ़ैसले दे देती हैं, सज़ाएँ हो जाती हैं और कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं, ये फ़ौजी अदालतों की सज़ाएँ कलादम है, तो जो सज़ाएँ भुगत चुके हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। ताहम इससे एक बात ये हुई कि बहुत सारे लोग जो 9 मई के हवाले से कैद थे उनको सज़ाएँ होने के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। इतलात ये हैं कि बहुत सारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। जिन लोगों को फ़ौजी अदालतों से सज़ा हुई हैं वो अपनी बरियत के लिए और ज़मानत के लिए, ये मामला अभी चल रहा है। दूसरी जानिब जनरल फैज़ के ऊपर चार्जशीट लगा दी और चार्जशीट लगाने के बाद उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो भी कर दिया गया। यहाँ से ये कहा जा रहा है कि अगर जनरल फैज़ जो उनके ताने बाने 9 मई के उसके बाद के बहुत सारे मामलात के पीटीआई को चलाने के हवाले से ये जितने भी हैं जनरल फैज़ करते रहें तो यकीनन इसका असर इमरान खान के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन अभी ये मामला सामने नहीं आया। आखिरी महीने में एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, कमेटियाँ बनी, टीओआर्स अभी तय हो गए हैं और स्पीकर ने 2 जनवरी को दोनों फरीकों को अपने चैम्बर में तलब भी कर लिया। इस हवाले से बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान के पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है वो होती है अमेरिका। अमेरिका के इंतखाबात में ट्रंप की जीत ने पीटीआई के अंदर एक नई ज़िंदगी पैदा कर दी और उन्होंने इस बात का शोर मचाना भी शुरू कर दिया कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इस बात को और हवा दी ट्रंप के एक मुशीर, जो नए जिन्हें मुशीर बनाया गया था और उनका नाम था रिचर्ड ग्रेनल। ग्रेनल ने पहले तो एक ट्वीट की, जिसके ट्वीट किया कि जब उनकी तकर्री हो गई तो पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस ने उनके पे एक ट्वीट की कि ये हम जिन्स परस्त हैं। अगर ये बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन ग्रेनल ने इसका फौरी रिस्पॉन्स दिया, जिसके बाद वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी, लेकिन कोई दोपहर को जाके वो ट्वीट दोबारा रिट्वीट कर दी गई। लेकिन तब तक मामला ख़राब हो चुका था और रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तानी सियासत में पूरी तरह इन हो चुके थे और हनूज ये जब दिसंबर ख़त्म हो रहा है,
रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से ज़्यादा पॉपुलर सियासतदान के तौर पे जाने जाते हैं, जो अब रोमन उर्दू में भी ट्वीट करने लग गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के जो मुजव्विज़ा वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को लेके आएंगे, जो एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा चुका है। जबकि रिचर्ड ग्रेनल का ये कहना है कि नौ मुंतखब जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से बात करेंगे। बात करने का से मुराद उनकी ये है कि वो डेफिनेटली अमेरिका पाकिस्तान के इस मिसाइल निज़ाम को रुकवाने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी जानिब हमारे जो बहादुर इदारे हैं, हमें उम्मीद है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अमरीकी प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त करना है। 2024 का इख्तिताम हो चुका है, ये आखिरी लम्हात हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं, और इन लम्हात में मुआशी तौर पे हम ज़ीरो पे खड़े हैं। हमारे गिर्द जो महंगाई का जाल है वो बढ़ता जा रहा है, कर्ज़ों का अंबार बढ़ता जा रहा है, और सियासी अदम इस्तेहकाम कम होने के बजाय बढ़ रहा है। गो हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना यह कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई डिसीजन नहीं लेती। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के पीछे खड़ी है, और वो कहते हैं कि जब तक कोई माफ़ी नहीं मांगता उसे नहीं हम माफ़ कर सकते। इमरान खान का ताज़ा बयान ये कि ना वो किसी से डील करेंगे ना माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने 2 साल तकरीबन जेल भुगत ली है और वो तैयार है। तीसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करने के पर तोल रहा है। इन हालात में नाजरीन, जहां हम 2024 में खड़े थे, आज लगता है हम वहीं खड़े हैं और तरक्की माकूस का शिकार हैं। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे, इस पाकिस्तान पे रहम करे, इसके 24 करोड़ लोगों पे रहम करे। वो हम खुद अपने पे रहम करने को तैयार नहीं है। आज भी हम उसी सियासी दलदल में धंसे में, आज भी हम उसी मुआशी दलदल में धंसे में, आज भी हम अपनी अपनी हदूद में रह के काम करने पे तैयार नहीं है। आज भी हम आम इंसान का एहतराम करने पे तैयार नहीं है। एक जानिब लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी जानिब हुक्मरान लाखों रुपए के जोड़े पहन के कह कहे लगाते फिर रहे। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला 2025 को पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर लेके आए, नवीद लेके आए, जिसमें वो अपने हकूक़, अपनी ज़िंदगी के लिए आइन के तहत मिलने वाले इख्तियारात को एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया।